नमस्ते। अगर आपका कोई बिजनेस है तो डेप्रिसिएशन शब्द तो आपने सुना ही होगा, है ना? ये टैक्स बचाने का एक बहुत जरूरी जरिया है, लेकिन सच कहूं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। तो आज हम इसी डेप्रिसिएशन की पहेली को सुलझाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए, एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ये तीन चीजें जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एक लैपटॉप, एक बहुत भारी भरकम फैक्ट्री मशीन और एक बड़ी सी ऑफिस की बिल्डिंग, इनमें आखिर कॉमन क्या हो सकता है? और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। ये तीनों चीजें आपके टैक्स का बोझ कम करने में आपकी मदद कर सकती हैं। जी हां, आपने सही सुना। और बस यही बात आज के हमारे इस डिस्कशन को इतना जरूरी और फायदेमंद बना देती है। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन की नींव को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसका फ़ायदा कौन उठा सकता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसमें एक स्पेशल बोनस क्या है और हाँ, आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी नियम जिन्हें भूलना नहीं है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये डेप्रिसिएशन है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो इनकम टैक्स कानून का सेक्शन 32 ये मानता है कि आपके बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे मशीनें, कंप्यूटर या फर्नीचर समय के साथ घिसती हैं, पुरानी होती हैं और उनकी कीमत कम हो जाती है। इसी कीमत की कमी को पूरा करने के लिए सरकार आपको टैक्स में एक छूट देती है और उसी छूट का नाम है डेप्रिसिएशन। अब ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही दिलचस्प है। कानून साफ कहता है कि डेप्रिसिएशन क्लेम करना आपकी मर्जी पर नहीं है, ये अनिवार्य है। मतलब आप चाहे इसे अपने हिसाब में दिखाएं या ना दिखाएं, टैक्स की गणना करते समय इसे घटाया ही जाएगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस टैक्स कटौती का फायदा आखिर उठा कौन सकता है? इसके लिए कुछ शर्तें हैं, या तीन सीधी सीधी शर्तें हैं। पहली, उस संपत्ति के मालिक आप होने चाहिए, चाहे पूरी तरह या कुछ हिस्से में। दूसरी, उस संपत्ति का इस्तेमाल पर्सनल काम के लिए नहीं बल्कि बिजनेस के लिए होना चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, डेप्रिसिएशन किसी एक अकेली संपत्ति पर नहीं बल्कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स यानी संपत्तियों के ब्लॉक पर क्लेम किया जाता है। तो ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए जैसे हम घर में अलग अलग चीजों के लिए अलग डिब्बे रखते हैं। सारे एक जैसे मसाले एक जगह, दूसरी तरह के दूसरी जगह। बस वैसे ही टैक्स डिपार्टमेंट एक ही कैटेगरी की सारी संपत्तियों को एक ग्रुप या ब्लॉक में डाल देता है और उस पूरे ग्रुप पर एक ही रेट से डेप्रिसिएशन लगता है। और हर ब्लॉक का अपना एक फिक्स रेट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, घर जैसी बिल्डिंग्स पर 5%, फर्नीचर पर 10%, ज्यादातर मशीनरी पर 15% और देखिए, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पर सबसे ज्यादा 40% की छूट मिलती है। काफी ज्यादा है ना? तो अब जब हम नियम जान चुके हैं तो असल मुद्दे पर आते हैं, यानी हिसाब किताब पर। आखिर ये कटौती कैलकुलेट होती कैसे है? यहां एक बात गांठ बांध लीजिए, डेप्रिसिएशन हमेशा संपत्ति की असल खरीद कीमत पर नहीं बल्कि उसकी रिटन डाउन वैल्यू यानी WDV पर कैलकुलेट होता है। WDV का मतलब है हर साल डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू बचती है उस पर। इसकी कैलकुलेशन बहुत सीधी है। आप साल की शुरुआत में जो WDV थी उससे शुरू करते हैं, फिर उस साल खरीदी गई नई संपत्ति की कीमत को उसमें जोड़ देते हैं। अगर कोई पुरानी संपत्ति बेची है तो उससे मिले पैसे को घटा देते हैं और बस जो आखिरी रकम बचती है उसी पर तय रेट से डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। अब आता है एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट, एक तरह का बोनस या कह लीजिए टैक्स बचाने का एक बूस्टर डोज। इसे कहते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। जी हां, और ये बोनस छोटा मोटा नहीं है, पूरे 20% का है। ये आपको मिलने वाले नॉर्मल डेप्रिसिएशन के ऊपर अलग से मिलता है। ये एक जबरदस्त टैक्स सेविंग टूल है। लेकिन ठहरिए, ये बोनस सबके लिए नहीं है। ये खास तौर पर उन बिजनेस के लिए है जो मैन्युफैक्चरिंग यानी कुछ बनाने या उत्पादन का काम करते हैं, या फिर बिजली बनाने और सप्लाई करने के काम में हैं। और हाँ, ये फायदा सिर्फ बिल्कुल नई प्लांट और मशीनरी पर ही मिलता है। एक और शर्त यह है कि आपने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को न चुना हो। इस टेबल से बात और भी साफ हो जाती है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई मशीन लाते हैं तो फायदा है, लेकिन किसी पुरानी सेकेंड हैंड मशीन पर नहीं। इसी तरह जहाज, हवाई जहाज या ऑफिस के AC और फर्नीचर जैसी चीजों पर यह बोनस नहीं मिलता। चलिए, अब आखिर में कुछ ऐसे जरूरी नियमों पर नजर डालते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना आपके डेप्रिसिएशन क्लेम में गड़बड़ हो सकती है। और ये रहा वो नियम जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। ये है 180 दिन का नियम। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा।
ये नियम कहता है कि अगर आप कोई नई संपत्ति खरीदते हैं और उसे उस फाइनेंशियल ईयर में 180 दिनों से कम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अक्टूबर के बाद कुछ खरीदा, तो उस साल आपको उस पर मिलने वाला पूरा डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ आधा यानी 50% ही क्लेम करने की इजाज़त होगी। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, खास तौर पर एडिशनल डेप्रिसिएशन के मामले में। नॉर्मल डेप्रिसिएशन का जो आधा हिस्सा आपको नहीं मिला वो तो लैप्स हो जाता है, पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो बचा हुआ 50% है उसे आप अगले साल क्लेम कर सकते हैं। वो पैसा आपका डूबता नहीं है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। पहली बात, डेप्रिसिएशन अनिवार्य है। दूसरी, इसकी कैलकुलेशन हमेशा ब्लॉक ऑफ एसेट्स की WDV पर होती है। तीसरी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए 20% का एक जबरदस्त बोनस है। और चौथी, 180 दिन वाले नियम का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये आपके क्लेम को आधा कर सकता है। तो अब जब ये सारी बातें पता चल गई हैं, तो सवाल ये है कि अगली बार जब कोई बड़ी मशीन या संपत्ति खरीदने की सोचेंगे, तो क्या इन नियमों का ध्यान रखेंगे? क्या इससे आपकी खरीदारी की प्लानिंग में कोई बदलाव आएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।